यार मुझको लेना है एक लैपटॉप 50 से 60 हज़ार के बीच में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन सा लूँ। समझ में नहीं आ रहा यार। फ्लिपकार्ट पे जा रहा हूँ तो यार उसमें देख रहा हूँ कि इतने सारे लैपटॉप्स हैं। i7 देख रहा हूँ, i7 के 13 जनरेशन, i7 के 12th जनरेशन देख रहा हूँ, तो उसमें भी 4 तरह के लैपटॉप्स हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब 50 हज़ार 60 हज़ार के बीच में ही लेना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ से लूँ। मतलब अमेज़ोन पे जा रहा हूँ तो और दिमाग ख़राब हो रहा है। अमेज़ोन पे और इतने सारे ऑप्शन है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल मैं एकदम परेशान हो चुका हूँ इस चीज़ से। अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, आप भी ऐसे सोच रहे हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आओ। आज की वीडियो में आपकी ये सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लैपटॉप लेना है मतलब 50 से 70 हज़ार के बीच में, ठीक है, 50 से 70 में जो रेंज रख रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, 55, 75, 60, कुछ भी, जितने भी आपका बजट हो। अगर ये रेंज में आ रहा है तो ये वीडियो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बस एंड तक बने रहना। चलो चलते हैं फ्लिपकार्ट। यहाँ पे मैं फ्लिपकार्ट पे आ चुका हूँ। तो फ्लिपकार्ट पे मैं लैपटॉप्स पे क्लिक करूँगा एंड फिल्टर पे जाऊँगा और प्रोसेसर जो है i3, i5, i7 में से कोई एक सिलेक्ट करूँगा। i7 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो 50 से 60 के रेंज में है वो i7 ही मिलेगा। फिर यहाँ पे हम जनरेशन जो है वो सबसे लेटेस्ट लेंगे, तो मैं आपको जनरेशन यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। जो यहाँ पे सबसे लेटेस्ट 13 है तो मैं 13 सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इसको करते हैं अप्लाई एंड इसे करते हैं हम लो टू हाई, ताकि हमको जो सबसे सस्ता लैपटॉप है 13 जनरेशन में i7 का वो मिल सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो i7 का सबसे सस्ता लैपटॉप है i7 का 13 जनरेशन में, ठीक है। यहाँ पे जो लैपटॉप आप देख रहे हो वो i7 का 13 जनरेशन का लैपटॉप है। एक तो ये i7 का है, ऊपर से 13 जनरेशन, सबसे लेटेस्ट जनरेशन, तो डेफिनेटली ये सबसे अच्छा लैपटॉप होगा। लोगों को ये लग रहा होगा काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है, ठीक है। अभी मैं इसकी असलियत आपको दिखाऊंगा, बस वीडियो में बने रहना, मैं आपको इसकी असलियत दिखाऊंगा। तो यहाँ पे नीचे आते हैं और इसके डिटेल्स में जाते हैं। स्पेसिफिकेशंस में आपको दिखाता हूँ क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रोसेसर वेरिएंट है वो 1355U है। 1355U एक U सीरीज़ का प्रोसेसर है, ठीक है। अब इंटेल में कई सीरीज़ आती हैं, U सीरीज, H सीरीज़। तो जो H सीरीज़ होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है U सीरीज़ के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मैं अभी आपको एक H सीरीज़ का थोड़ी सी पावर दिखाता हूँ। एक H सीरीज़ का i5 वाला दिखाऊंगा। ये जो आपने देखा है ये i5 का नहीं, i7 वाला है। मैं i5 वाला आपको दिखाऊंगा, वो भी H सीरीज़ का। तो चलो दिखाते। ठीक है, तो मैं सर्च पे जाऊँगा, फ्लिपकार्ट पे सर्च पे जाऊँगा, यहाँ लिख दूंगा 12,500H लैपटॉप्स। तो यहाँ पे जितने भी लैपटॉप्स आएंगे वो इंटेल के i5 के 12th जनरेशन वाले लैपटॉप आएंगे, लेकिन उसमें जो प्रोसेसर लगा होगा वो H सीरीज़ का लगा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हो शॉर्ट बाय, ठीक है, इसको मैं लो टू हाई कर दूंगा। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो सबसे सस्ता लैपटॉप होगा i5 का 12th जनरेशन का, जिसमें H सीरीज़ का प्रोसेसर है, वो ऊपर आ जाएगा सबसे, ठीक है। अब मैं ये वाला लैपटॉप देखो सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं बड़ा करता हूँ, तो देखो इसका जो प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 59,990, मतलब 60,000 के करीब आ रहा है। और इसके पहले जो मैंने आपको लैपटॉप दिखाया था i7 का 13 जनरेशन का, उसका प्राइस था 69,000। तो मतलब 10 से 9,000 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब दो लैपटॉप हो चुके हैं। एक i7 का 13 जनरेशन का लैपटॉप है जिसका प्राइस है आपको 69,000, और एक है i5 का 12th जनरेशन का लैपटॉप जिसका प्राइस है 69,000, ठीक है, 69,000 है। यहाँ पे टोटल 9 से 10,000 का डिफरेंस है। और कोई भी इंसान देख के बोलेगा कि यार ये i7 का 13 जनरेशन वाला है, डेफिनेटली ज़्यादा पावरफुल होगा तभी महंगा है, और ये i5 का 12th जनरेशन वाला है तो ये डेफिनेटली कमज़ोर होगा, इसीलिए 10,000 रुपये सस्ता भी है। कोई भी देखेगा वो यही एग्जैक्टली बोलेगा, लेकिन उसे अभी सच्चाई नहीं पता, इस वजह से वो ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अभी मैं स्क्रीन पे आऊँगा और एक एक चीज़ें दोनों प्रोसेसर की कंपेयर करूँगा। जो i5 वाला प्रोसेसर है वो H सीरीज़ का प्रोसेसर है, और जो i7 वाला प्रोसेसर है वो एक U सीरीज़ का प्रोसेसर है। तो H सीरीज़ और U सीरीज़ के प्रोसेसर के बीच में क्या डिफरेंस है वो स्क्रीन पे आके मैं भी आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो स्क्रीन पे आते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं और एक तरफ मैंने लिख दिया है i7 1355U एंड दूसरी तरफ मैंने लिख दिया है i5 12,500H। बीच में बना दी है मैंने लाइन। अब करेंगे पहले बेसिक कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसका डीप कंपैरिजन करेंगे। बेसिक कंपैरिजन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है तो वो करते हैं। देखो जनरेशन की बात करें तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। i7 में इसको आपको 13 जनरेशन देखने को मिलता है और i5 में आपको 12 जनरेशन देखने को मिलता है। आर्किटेक्चर की बात करें तो i7 वाले में आपको रैप्टर लेक U देखने को मिलता है और i5 वाले में आपको एल्डर लेक H देखने को मिलता है। सेगमेंट की बात करें तो देखो दोनों का सेगमेंट बिल्कुल सेम है, मोबाइल सेगमेंट ही दोनों आता है। सीरीज की बात करें तो ये वाला i7 वाला U सीरीज के साथ आता है एंड i5 वाला H सीरीज के साथ आता है। तो ये थी बेसिक डिफरेंस। इससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है आपके परफॉर्मेंस में इस डिफरेंस से। अभी हम डीप डिफरेंस करेंगे, मतलब डीप प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे।
जब आप उसको समझोगे तो आपको दोनों प्रोसेसर के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आएगा, की डिफरेंस उसी में समझ में आएगा, बेसिक डिफरेंस में उतना अंतर नहीं पता चलता है। तो अब चलते हैं डीप डिफरेंस की तरफ। अब अगर कोर्स की बात करें जो कि परफॉर्मेंस में अंतर लाता है, उसकी बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे आपको 10 कोर देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको 12 कोर्स देखने को मिलते हैं। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि ये i5 का प्रोसेसर है, बट इसमें फिर भी 2 कोर्स ज़्यादा दिए हैं, इसमें 12 दिए हैं, और i7 वाले में सिर्फ 10 ही कोर दिए हैं। ऐसा क्यों? अब ऐसा है तो है, तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें आपको 2 कोर एक्स्ट्रा दे दिया है, i5 का है फिर भी, क्योंकि ये H सीरीज़ का प्रोसेसर है। जो H सीरीज़ के प्रोसेसर होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, इसी वजह से इसमें 2 कोर एक्स्ट्रा दिया। अभी और आपको और डिफरेंस आगे पता चलेगा। तो अब इंटेल में क्या होता है, जो कोर्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में बटे होते हैं। एक होता है परफॉर्मेंस कोर, एक होता है एफिशिएंसी कोर। जो परफॉर्मेंस कोर होता है वो हैवी टास्क करने के लिए होता है, जैसे आपका कोई भी गेमिंग है सब करने के लिए होता है। एंड वहीं पे एफिशिएंसी कोर आपका नॉर्मल टास्क करने के लिए होता है, जैसे कि आप बोल सकते हो वेब ब्राउजिंग कर रहे हो या फिर ऐसे ही वीडियो देख रहे हो, तो उस तरह के टास्क के लिए आपका एफिशिएंसी कोर होता है। तो अब इसमें जो आपको 10 कोर दिए हैं i7 में, इसमें से आपके 2 कोर परफॉर्मेंस वाले होंगे और बाकी के 8 कोर एफिशिएंसी कोर होंगे। और इसमें जो आपको i5 वाले में 12 कोर जो आपको दे रखा है, उसमें से आपके 4 कोर परफॉर्मेंस कोर होंगे और बाकी के 8 एफिशिएंसी कोर होंगे। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि एफिशिएंसी कोर तो दोनों का बराबर है। तो अगर कोई आप एफिशिएंट काम करोगे, जैसे कि आपको गेमिंग नहीं करनी है, आप नॉर्मल से वीडियो देख रहे हो या फिर आप कोई भी वेब ब्राउजिंग करो, तो दोनों आपका सेम ही चलेगा दोनों प्रोसेसर में। बट अगर आप कोई गेमिंग करोगे या फिर कोई हैवी टास्क करोगे, तो आपको i5 वाला ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसमें आपको 4 कोर मिल रहे हैं, मतलब 2 कोर ज़्यादा मिल रहे हैं i7 के कंपेरिजन में। i7 में आपको सिर्फ 2 ही कोर मिल रहा है परफॉर्मेंस कोर, लेकिन इस वाले में आपको 4 मिल रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, तो इसको ध्यान में रखना। फिर उसके बाद थ्रेड्स की बात करते हैं, तो i7 वाले में आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं, वहीं पे आपको i5 वाले में 16 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपको 4 थ्रेड्स भी एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं। सोचो ये i5 का है, कम है उससे, लेकिन फिर भी यहाँ पे 4 थ्रेड ज़्यादा है, 2 कोर्स ज़्यादा है। तो खुद सोच लो क्यों ऐसा है, क्योंकि ये H सीरीज का है, जो कि आप देखोगे कोई नॉर्मल इंसान देखेगा तो वो तो कहेगा अरे ये तो i5 का है, ये i7 ही अच्छा होगा, अरे ये तो 12th जनरेशन है, ये 13 जनरेशन है, यही अच्छा होगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, जब हम इसको डीप कंपेयर करते हैं, तो असलियत पता चलती है ऐसा नहीं है। जो H सीरीज है वो बहुत पावरफुल है U सीरीज के कंपैरिजन में, तो सीरीज से भी मैटर करता है। अगर H सीरीज होगा तो वो डेफिनेटली ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे H सीरीज का इसको बेनिफिट मिलता है, इस वजह से ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आपको टोटल 4 थ्रेड्स एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं i5 वाले में। हाइपर थ्रेडिंग की बात करें तो आप दोनों में हाइपर थ्रेडिंग कर सकते हो। एक चीज़ और बताना था कि देखो जो ये कोर होता है, परफॉर्मेंस कोर, एफिशिएंसी कोर, ये दोनों अलग अलग स्पीड पे रन करते हैं। मतलब परफॉर्मेंस कोर अलग स्पीड पे रन करता है और एफिशिएंसी कोर अलग स्पीड पे रन करता है। परफॉर्मेंस कोर की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है एफिशिएंसी कोर के कंपैरिजन में। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसके बाद सबकी स्पीड बताऊंगा कि किसमें आपको कितनी स्पीड मिलती है, तो स्पीड का भी कंपैरिजन करेंगे। अब क्लॉक स्पीड की बात करें, i7 वाले में आपको 2 परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं, मैंने पहले बता चुका है। ठीक है, 2 परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं, तो उनकी स्पीड की पहले बात करते हैं। तो उसमें जो आपको बेस क्लॉक स्पीड मिलेगी 1.7 गीगाहर्ट्ज की, एंड बूस्ट क्लॉक स्पीड आपको मिलेगी 5 गीगाहर्ट्ज तक की। अब यहीं पे दूसरी तरफ आते हैं i5 वाले में, इसमें आपको 4 परफॉर्मेंस कोर मिलेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया है। उसकी जो बेस क्लॉक स्पीड होगी वो होगी 2.8 गीगाहर्ट्ज की, एंड बूस्ट क्लॉक स्पीड होगी 4.5 गीगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि जो क्लॉक स्पीड है वो i7 की ज़्यादा है, क्योंकि ये एक तो नया जनरेशन है, 13 जनरेशन है, ऊपर से ये लेटेस्ट प्रोसेसर भी है, इसी वजह से जो इसकी क्लॉक स्पीड है वो ज़्यादा है। बूस्ट स्पीड इसकी 5 गीगाहर्ट्ज की है, वहीं पे i5 की 4.5 गीगाहर्ट्ज की ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो परफॉर्मेंस कोर की स्पीड ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी i7 में। फिर आते हैं एफिशिएंसी कोर की, उसकी बात करते हैं। तो 8 एफिशिएंसी कोर आपको देखने को मिलते हैं i7 में, जिसकी बेस क्लॉक स्पीड आपको देखने को मिलेगी 1.2 गीगाहर्ट्ज की, एंड बूस्ट क्लॉक स्पीड आपको देखने को मिलेगी 3.7 गीगाहर्ट्ज की। i5 की तरफ चलते हैं, तो वहां पे भी आपको 8 एफिशिएंसी कोर देखने को मिलते हैं, जिसकी बेस क्लॉक स्पीड आपको देखने को मिलेगी 1.8 गीगाहर्ट्ज की, एंड बूस्ट क्लॉक स्पीड आपको देखने को मिलेगी 3.3 गीगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको एफिशिएंसी कोर की स्पीड भी जो है वो i7 की ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेसर नया है, मैंने जैसे कि पहले बोला, इसी वजह से इसकी स्पीड आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। अब अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, तो i7 में आपको 2 परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलते हैं और उनकी स्पीड 5 गीगाहर्ट्ज तक की है। ठीक है, दोनों की स्पीड 5 गीगाहर्ट्ज की है। वहीं पे i5 की बात करें तो वहां पे आपको 4 परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी स्पीड 4.5 गीगाहर्ट्ज की है। तो यहाँ पे क्लॉक स्पीड i5 की कम है, लेकिन कोर्स 2 एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो परफॉर्मेंस है वो बैलेंस हो जाती है। एफिशिएंसी कोर तो दोनों के बराबर है, 8-8 है, लेकिन इसमें जो है i7 वाले में आपको 8 एफिशिएंसी कोर देखने को मिलते हैं और वो 8 के 8 3.7 गीगाहर्ट्ज पे चलते हैं।
वहीं पे i5 वाले में आपको 8 एफिशिएंसी कोर तो देखने को मिलते हैं, लेकिन वो 8 के 8 3.3 गीगाहर्ट्ज पे ही चलते हैं। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो i7 वाला है वो उसके जो सिंगल कोर है, मतलब एक कोर की स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि एक कोर, सोचो परफॉर्मेंस का, एक कोर 5 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है। अगर मल्टी कोर की बात करें तो i5 वाला ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसमें 4 कोर दिए हुए हैं। अब अगर ग्राफिक्स की बात करें तो देखो दोनों में आपको सेम ग्राफिक्स देखने को मिलेगा IRX Xe UHD का, ठीक है। जैसे आपकी CPU की क्लॉक स्पीड होती है, कोर्स की क्लॉक स्पीड होती है, बिल्कुल इसी प्रकार से ग्राफिक्स की भी क्लॉक स्पीड होती है, तो वो बताते हैं। बेस क्लॉक स्पीड आपको i7 वाले में देखने को मिलती है 0.35 गीगाहर्ट्ज की, वहीं पे ब्लू बूस्ट क्लॉक स्पीड आपको देखने को मिलती है 1.3 गीगाहर्ट्ज की। i5 के तरफ चले तो वहाँ बेस क्लॉक स्पीड आपको देखने को मिलेगी 0.4 गीगाहर्ट्ज की, एंड बूस्ट क्लॉक स्पीड आपको देखने को मिलेगी 1.3 गीगाहर्ट्ज की। बूस्ट क्लॉक स्पीड को ही देख के कंपेयर किया जाता है तो दोनों की सेम है, तो मतलब लगभग ग्राफिक्स दोनों का सेम लग रहा है, बट इसकी और गहराई में जाएंगे तो हमको समझ में आएगा सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो अभी जाएंगे फैब्रिकेशन की बात करें तो दोनों में 10 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन देखने को मिलता है। उसके बाद शेडिंग यूनिट्स की बात करते हैं तो आपको i7 वाले में 768 की शेडिंग यूनिट्स देखने को मिलती है, वहीं पे i5 वाले में सिर्फ आपको 640 की शेडिंग यूनिट्स ही देखने को मिलती है। ये शेडिंग यूनिट्स क्या होता है इसको अभी समझते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अब शेडिंग यूनिट्स क्या होता है उसको समझते हैं। जो आपका प्रोसेसर होता है उसमें बहुत छोटी छोटी चिप्स लगी होती हैं, वो जो चिप्स होती हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके इमेज के एस्पेक्ट्स के लिए। अब इमेज की एस्पेक्ट्स क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे आपकी बॉडी है मान लो, ठीक है, आपकी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, ऑर्गन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्ट हैं, बाल हैं, सब उस पार्ट से ही मिलकर आपकी बॉडी बनती है ना। बिल्कुल इसी तरह जो एक इमेज होती है वो भी अपने पार्ट से मिलकर ही बनती है, और उन्हीं पार्ट्स को ही हम बोलते हैं एस्पेक्ट्स। जैसे कि एक इमेज में आप क्या देखते हो, कोई शेप है, कोई कलर है, कोई बॉक्स, कुछ भी जो आप देखते हो इमेज में जिससे वो मिलकर बनी हुई होती है, वही उस इमेज की एस्पेक्ट्स होती है। अब जितनी ज़्यादा आपकी शेडिंग यूनिट्स होंगी उतनी ज़्यादा आपकी इमेज की एस्पेक्ट्स बनेंगी और उतनी हाई क्वालिटी की इमेज आपको मिलेगी, या फिर उतने हाई क्वालिटी का ग्राफिक्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि जो शेडिंग यूनिट्स है वो i7 वाले की 768 है, एंड वहीं पे i5 वाले की सिर्फ 640 है। तो इट मीन्स कि जो i7 वाला उसके ग्राफिक्स आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू i5। अब आगे चलते हैं एग्जीक्यूशन यूनिट की तरफ। तो एग्जीक्यूशन यूनिट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 96 एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 80। अब एग्जीक्यूशन यूनिट क्या होता है उसको समझते हैं। देखो एग्जीक्यूशन यूनिट जो है वो पार्ट होता है सीपीयू का, ठीक है, वो सीपीयू का पार्ट होता है और उसका काम होता है ऑपरेशंस और कैलकुलेशंस परफॉर्म करना। जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके ऊपर ऑपरेशंस और कैलकुलेशन परफॉर्म करना, ये एग्जीक्यूशन यूनिट का काम होता है, ठीक है। तो ये जितने ज़्यादा होगा उतना अच्छा डेफिनेटली ग्राफिक्स आपका परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे i7 में ज़्यादा है तो डेफिनेटली i7 का ग्राफिक्स ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हार्डवेयर की बात करते हैं। तो हार्डवेयर दोनों में आपको सेम देखने को मिलेगा, तो जो है वो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रैम पे आते हैं। तो रैम की बात करें तो जो मैक्सिमम रैम सपोर्ट होगी वो अलग अलग होगी। मतलब इसमें जो है आपको i7 में LPDDR5 6400 मेगाहर्ट्ज तक की रैम सपोर्ट हो सकती है, और इसमें जो है आपको LPDDR5 5200 मेगाहर्ट्ज तक की रैम ही सपोर्ट होगी। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो आपके लैपटॉप में रैम लग के आएगी वो मैक्सिमम, अगर आप सबसे अच्छा वाला लैपटॉप लोगे तो उसमें आपको LPDDR5 48 मेगाहर्ट्ज की ही रैम आएगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। मैक्स टू मैक्स मान के चलो कि LPDDR5 5200 मेगाहर्ट्ज की मिल जाएगी, बस, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाली। तो 5200 मेगाहर्ट्ज आपका ये सपोर्ट कर रहा है i5 वाला भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या है कि थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया, i7 में थोड़ा ज़्यादा दे दिया, 64 मेगाहर्ट्ज तक की रैम दे दी, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब फीचर है तो मैंने बता दिया। मैक्सिमम रैम सपोर्ट की बात करें तो दोनों में सेम है, 64 GB इसमें भी है, 64 GB इसमें भी है। रैम की बैंडविड्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 89.6 GB पर सेकंड देता है, यहाँ पे 76.8 GB पर सेकंड देता है। देखो बैंडविड्थ का कोई मतलब नहीं, मतलब ये फालतू है, ये यूजलेस है, इसका उतना यूज नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कैच, उसकी बात करते हैं। कैच मेमोरी, देखो कैच मेमोरी क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दे रहा हूँ। कैच मेमोरी क्या होता है उस पर बात करते हैं। कैच मेमोरी जो है वो आपके सीपीयू में ही होता है, मतलब आपके सीपीयू के अंदर ही मेमोरी होती है जो कि बहुत फास्ट होती है, जो आपके रैम से भी ज़्यादा फास्ट होती है। जब भी आप कोई प्रोग्राम लोड करते हो वो कैच में ही लोड होता है, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम होता है वो कैच में लोड होता है। जब उसको कैच से डेटा नहीं मिलता तब जाके वो रैम से लेता है, एंड जब उसे रैम से नहीं मिलता तब जाके हार्ड डिस्क से लेता है। तो सबसे जो फास्ट होती है वो कैच होती है। आपके पूरे सिस्टम में सबसे फास्ट जो मेमोरी होती है कैच होती है। कैच का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा कैच उतना ज़्यादा फास्ट होगा। कैच के 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जो लेवल 1 है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3।
L1 L2 L3 भी इन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो आपका लेवल 1 जितना बड़ा साइज में होगा वो उतना ज़्यादा फास्ट होगा। तो अब मैं इसको समझाता हूँ, मतलब अब कंपेयर में आके इसको बताता हूँ कि किस में कितना कैच आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं i7 1355U की बात करूँ तो वहाँ पे L1 जो है वो आपको 928 KB का देता है, एंड L2 जो है आपको 6.5 MB मिलता है, और L3 जो है आपको 12 MB मिलता है, ठीक है। अब आते हैं i5 वाले में। i5 का आप देखना, i5 में आपको L1 जो है वो 960 KB का देखने को मिलता है, L2 जो है वो आपको 15 MB का देखने को मिलता है, एंड वहीं पे L3 आपको 18 MB का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि जो i5 में अगर आप L1 देखते हो तो वो आपको 960 KB का देखने को मिलता है, वहीं पे i7 में आपको 928 KB का ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 10-20 KB का ही तो डिफरेंस है, इससे क्या ही हो जाएगा। नहीं भाई, 30 KB का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है, 32 KB का, ठीक है। 32 KB ज़्यादा आपको मिल रहा है i5 में। देखो L1 जो है वो साइज में तो छोटा होता है, ठीक है, साइज में छोटा होता है, लेकिन अगर वो KB 10 KB 15 KB भी ज़्यादा मिल रहा है आपको तो उससे आपकी स्पीड में काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। अगर ये 960 दिया है, अगर मैं इसे 10 KB और बढ़ा दूँ, 970 कर दूँ, तो इसकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि L1 का साइज़ छोटा होता है बट वो बहुत फास्ट होता है। तो अगर आप 10-20 KB बढ़ाते हो तो आपको स्पीड में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। L2 की बात करें तो यहाँ पे आपको 15 MB मिल रहा है, तो ये L2 भी ज़्यादा है। L3 की बात करें तो यहाँ पे आपको 18 MB देखने को मिलता है i5 में। तो मतलब i5 का सारा चीज़ जो है L1 L2 जो है वो ज़्यादा है i7 के कंपैरिजन में, ठीक है। अब आते हैं आगे TDP की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको i7 वाले में 15 वाट की TDP देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको 45 वाट की TDP देखने को मिलती है। ऐसा इस वजह से क्योंकि थोड़ा सा पुराना जनरेशन है, इसलिए इसकी TDP ज़्यादा है, ये थोड़ा ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है। सॉकेट की बात करें तो दोनों में एक ही सॉकेट लगता है BGA 1744 का, ठीक है। तो दोनों में एक ही सॉकेट है, कोई उसमें वो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी स्पेसिफिकेशन थे वो मैंने दोनों के बता दिए, दोनों को अच्छे से कंपेयर कर दिया। अब स्पेसिफिकेशन खत्म हो चुका है, अब बेंचमार्क्स की तरफ बढ़ते हैं। तो दोनों में जो बेंचमार्क्स है वो क्या क्या है उसकी बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो Cinebench R23 मल्टी कोर का जो स्कोर आया है वो आया है 1355U का 9509, एंड 12500H का आया है वो आया है 13604। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि जो 12500H है, जो कि एक i5 का प्रोसेसर है, वो 43% ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मल्टी कोर स्कोर है। मल्टी कोर स्कोर मैंने पहले बताया कि इसमें ज़्यादा कोर दिया हुआ है, इसमें 12 कोर दिया है, और i7 वाले में सिर्फ 10 कोर दिया हुआ है। तो डेफिनेटली अगर 2 कोर ज़्यादा है तो मल्टी कोर में वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। एक कोर में कितनी शक्ति है उस पर बात करते हैं। तो 1355U का जो स्कोर आया है वो आया है 1811, एंड 12500H का स्कोर आया है 1679। तो यहाँ पे आप साथ साथ देख सकते हो कि जो i7 वाला है उसने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है, उसने 7% ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। क्यों? क्योंकि उसका सिंगल कोर ज़्यादा पावरफुल है। ये भी मैंने स्पेसिफिकेशन बताया। क्यों पावरफुल है? क्योंकि उसमें 5 GHz की क्लॉक स्पीड है। जो परफॉर्मेंस कोर है उसकी क्लॉक स्पीड 5 GHz है। i5 वाले की जो क्लॉक स्पीड है परफॉर्मेंस कोर की वो 4.5 GHz ही है। तो सिंगल कोर कमज़ोर हो गया ना, क्योंकि एक कोर की स्पीड इसमें 5 GHz है, i7 वाले में 5 GHz है एक कोर की स्पीड, एंड वहीं पे i5 वाले में सिर्फ 4.5 GHz है। इसी वजह से जो सिंगल कोर है उस पर ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है आपका i7 वाला। उसके बाद 3D Mark 06 CPU के स्कोर की बात करते हैं तो वहाँ पे i7 1355U का स्कोर आता है 9944 पॉइंट्स, एंड वहीं पे i5 12500H का स्कोर आता है 13461 पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि जो i5 वाला है उसने 35% ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है। फिर उसके बाद Geekbench 5.4 सिंगल कोर की बात करें, देखो सिंगल कोर है, सिंगल कोर में डेफिनेटली मैं पहले बता दे रहा हूँ i7 वाला ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। तो i7 1355U का स्कोर आता है 1773, एंड i5 12500H का स्कोर आता है 1665। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि जो i7 वाला है उसने ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है, 6% ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है सिंगल कोर में। वहीं मल्टी कोर की बात करें, Geekbench 5.4 के मल्टी कोर की बात करें तो वहां पे डेफिनेटली मल्टी कोर है, i5 वाला ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा क्योंकि उसके पास 2 कोर एक्स्ट्रा है। तो अब मैं स्कोर दिखाता हूँ। तो जो मल्टी कोर वाला है उसमें i7 1355U का स्कोर आता है 8606.5, एंड i5 12500H का स्कोर आता है 10272। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि i5 वाला जो है वो 19% ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद Geekbench 5 की बात करते हैं। तो Geekbench 5 सिंगल कोर की स्कोर की बात करें तो डेफिनेटली फिर से सिंगल कोर आ गया। सिंगल कोर में आपका i7 ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा।
तो i7 1355U का स्कोर आता है 1786 पॉइंट एंड i5 12500H का स्कोर आता है 1636 पॉइंट। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि जो i7 है उसने ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है, वो 8% ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू i5 वाले से। अब Geekbench 5 मल्टी कोर के स्कोर की बात करें तो i7 1355U का स्कोर आता है 8018 पॉइंट्स एंड i5 12500H का स्कोर आता है 10203 पॉइंट्स। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि जो i5 वाला है उसने 27% ज्यादा बेटर परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू i7 वाला। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जो i5 है वो ओवरऑल मल्टी कोर में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 कोर ज्यादा है, मैंने पहले बताया। एंड i7 वाला सिंगल कोर में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके एक सिंगल कोर जो है उसका सिंगल कोर की पावर ज्यादा है, क्योंकि क्लॉक स्पीड ज्यादा है उसकी, इस वजह से। क्रॉस मार्क ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पे i7 1355U का स्कोर आया है 1596 और i5 12500H का स्कोर आया है 1778। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि जो i5 वाला है वो 11% ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो बेंचमार्क्स खत्म हो चुके हैं। जितने भी बेंचमार्क्स थे मैंने सब आपको बता दिए, जितने भी स्पेसिफिकेशन थे सब आपको बता दी। तो अब फाइनल वर्डिंग करते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं कौन सा बेटर है। तो यार सारी चीज़ों को अगर मैं देखूँ, बेंचमार्क्स को भी देखा जाए और सब चीज़ देखा जाए, तो यही पता चल रहा है कि जो i5 वाला है वो मल्टी कोर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहीं पे i7 वाला सिंगल कोर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन फिर भी i5 का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा है आपके i7 के कंपैरिजन में, मतलब 1-2% ही बोलो लेकिन ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं यही साफ साफ बोलना चाहूँगा कि जो i5 वाला है 12500H वो ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू i7 वाला। अब अगर ग्राफिक्स की बात करें तो देखो दोनों में जो ग्राफिक्स दिया हुआ है वो अच्छा ही दिया हुआ है। i7 का ग्राफिक्स आपको ज़्यादा बेटर दिखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपको एक इंटेंस गेमर हो या फिर अगर आपको गेमिंग करनी है तो आप गेमिंग लैपटॉप के साथ जाओगे जिसमें खुद से मतलब एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स होगा, तो वो आपकी गेमिंग की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। ठीक है, तो आपको जो ग्राफिक्स आपके प्रोसेसर के साथ मिल रहा है उसकी नीड ही नहीं है। और दोनों प्रोसेसर में इतना ग्राफिक्स दिया हुआ है कि आपका नॉर्मल जो गेम खेलोगे उतना आपका हो जाएगा। तो गेमिंग या फिर कोई भी तरह के ग्राफिक्स की बात करें तो दोनों में इतना ग्राफिक्स है कि आपका काम हो जाएगा। हाँ, i7 में ज़्यादा अच्छा ग्राफिक्स है बट i5 में भी कम नहीं है। तो मैं ओवरऑल यही बोलूँगा कि i5 देखा जाए तो ज़्यादा बेटर है, i5 के साथ जाना ज़्यादा सही होगा। इस वाली वीडियो में मैंने दोनों प्रोसेसर को बहुत अच्छी तरीके से कंपेयर कर दिया है। और अभी बिल्कुल मुझे अपडेट मिला है कि फ्लिपकार्ट पे i5 के H सीरीज़ वाला 13 जनरेशन वाला प्रोसेसर लॉन्च हुआ है। इस वीडियो में जो मैंने बताया है वो i5 के H सीरीज़ का 12th जनरेशन वाला है। और अभी जो है फ्लिपकार्ट पे 13 जनरेशन लॉन्च हो गया। और एक बात बताना है कि जो 13 जनरेशन लॉन्च हुआ है वो 52,000 का मिल रहा है। मतलब इसमें जो मैंने बताया था वो 59,000 का था ना, वो 52,000 का मिल रहा है। और एक बात, जो 13 जनरेशन वाला H सीरीज़ वाला प्रोसेसर है वो 12th जनरेशन से ज़्यादा पावरफुल है, ग्राफिक्स भी उसका बहुत अच्छा है और प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा है। और वो सिर्फ और सिर्फ 52,000 का मिल रहा है, जिसको आप 45,000 में भी खरीद सकते हो। तो कैसे 45,000 में खरीदोगे? कौन सा लैपटॉप इतना सस्ता मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? कैसे लोगे? ये सारी बात मैंने इस वीडियो में बताई है। अगर आपको देखना है तो उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हो। और 13,500H प्रोसेसर के बारे में अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करके उसको देख सकते हो। अगर वीडियो नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे स्क्रीन पे वीडियो नहीं आ रही है तो इसका मतलब अभी वीडियो बनी नहीं है। वीडियो बन रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको वीडियो मिल जाए।